नमस्कार, मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम MA फाइनल संस्कृत का तृतीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें एक पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में नाट्यशास्त्र, जिसका छठा अध्याय आपके कोर्स में है और हम जिसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो जाननी भी आवश्यक है। संस्कृत साहित्य के काव्यशास्त्री ग्रंथों में भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र का अद्वितीय स्थान है। यह काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें सभी नाट्यशास्त्रीय विषयों तथा उनके अवान्तर कलाओं का सांगोपांग विवेचन किया गया है। रचनाकाल, इसका रचनाकाल जो भरत मुनि और नाट्यशास्त्रम का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व बताया गया है। वैसे तो कई प्रकार के मत सामने आए हैं, लेकिन सर्वसम्मत मत है इसका रचनाकाल नाट्यशास्त्रम भरत मुनि ने जो लिखा वो है 400 ईसा पूर्व। आइए अब देखें नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु। विश्वकोश। स्वयं नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि का कथन है कि इस विश्व का कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग तथा कर्म नहीं है जो इस नाट्यशास्त्र में दिखाई न देवे। अर्थात इस संसार में कोई ऐसी विद्या, कला, ज्ञान, शिल्प, योग, कर्म ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो कि इस नाट्यशास्त्र में दिखाई न दिया, नाट्यशास्त्र में जिसका विवेचन नहीं किया गया। मतलब नाट्यशास्त्र संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। इसके बारे में एक श्लोक है, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। इस नाट्यशास्त्र में जो न दिखाई दे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं ऐसी कोई कला है, न कोई ऐसा योग है और न ही कोई ऐसा कर्म है जो इस नाट्यशास्त्र में नहीं दिखाई दे। यानी नाट्यशास्त्र में इन सभी कलाओं, विद्याओं का सांगोपांग विवेचन किया गया। आचार्य शारदा तनय के अनुसार नाट्यशास्त्र के दो रूप हैं। पहला है बृहत नाट्यशास्त्र, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। इसे द्वादश शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। दूसरा है लघु नाट्यशास्त्र, जिसमें 6,000 श्लोक हैं। इसी कारण से इसे षट शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। तो भरत मुनि विरचित जो नाट्यशास्त्र है उसमें 36 अध्याय हैं और 6,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे षट शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता। संपूर्ण नाट्यशास्त्र त्रिधा विभक्त है, 3 प्रकार से विभक्त है, सूत्र रूप में, भाष्य रूप में और कारिका रूप में। सूत्र क्या है? जो नाट्यशास्त्र मूल रूप में है वो है सूत्र के रूप में, मूल नाट्यशास्त्र सूत्र के रूप में लिखा गया है। भाष्य, जो भरत मुनि ने उन सूत्रों की जो व्याख्या की है वही है भाष्य, उसी को कहते हैं व्याख्या को भाष्य। तीसरा है कारिका, स्वयं भरत मुनि के और अन्य आचार्य के मतों का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण नाट्यशास्त्र त्रिधा विभक्त है। अब देखिए विषय वस्तु का विवेचन। जैसा कि अभी आपको बताया कि नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। तो अपन देखते हैं, पहला अध्याय है नाट्योत्पत्ति का वर्णन, कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन उसमें दिया गया है। दूसरा प्रेक्षागृह निर्माण विधि। तीसरा अध्याय है रंग देवत पूजन विधि।
चौथा अध्याय है अमृत मंथन। पांचवा अध्याय का नाम है पूर्व रंग विधि विवेचन। छठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, उसका नाम है रस सूत्र का विवेचन। सातवां अध्याय है भावों की विवेचना। नाट्यशास्त्र का आठवां अध्याय का नाम है अंगाभिनय प्रतिपादन। नवा अध्याय हस्ताभिनय वर्णन। 10वां अध्याय है शरीराभिनय विवेचन। 11वें अध्याय का नाम है भूमि आकाशचारी कथन। 12वां अध्याय है मंडल विधि प्रतिपादन। 13वां अध्याय है स्त्री पुरुष अभिनय विधि। इसी प्रकार से अन्य अध्याय भी हैं। और 36वां और अंतिम अध्याय का नाम है स्वर्ग से नाट्यशास्त्र का अवतरण। इस प्रकार से इन 36 अध्यायों में नाट्यशास्त्र लिखा गया है। तो इस प्रकार भरत मुनि का नाट्यशास्त्र स्वप्त द्वीपानुकरण करता है। कहा गया है स्वप्त द्वीपानुकरणम नाट्यमेतत् भविष्यति। इस नाट्यशास्त्र के माध्यम से स्वप्त द्वीपों का अनुकरण होगा। निश्चय ही भरत मुनि का नाट्यशास्त्र दुखी, शांत तथा शोकार्त जनों के मन को विश्रांति प्रदान करता है। हम नाटक देखते हैं, जब हमारा मन नहीं लगता, हम दुखी हैं, कोई बहुत थका हुआ आता है और अगर उसे नाटक देखने मिले, या कोई बहुत शोक में डूबा हुआ है, उसके मन में कहीं शांति नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी अगर नाटक देखता है तो निश्चय ही उसके मन को विश्रांति प्रदान करने वाला होता है। दुखार्तानां क्षमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांतिजनम लोके नाट्यमेतत् भविष्यति। दुखी लोगों का, दुखियों का, श्रमार्तानां थके हुए लोगों का, शोकार्तानां जो शोक में डूबे हुए हैं ऐसे लोगों का, तपस्विनां और तपस्वियों का, विश्रांति जननम लोके इस संसार में लोगों को शांति प्रदान करने वाला है ये नाट्य शास्त्र। जो कि नाटक लिखे जाते हैं उससे दुखियों को, थके हुए को, शोक में डूबे हुए को, तपस्वियों को, सबके मन को शांति मिलती है। अब आगे देखिए नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार। नाट्यशास्त्र के 6 टीकाकार प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। वो पहला है लोल्लट, दूसरे हैं उद्भट, तीसरे टीकाकार है शंकुक, चौथे टीकाकार हुए भट्टनायक, पांचवें और महत्वपूर्ण टीकाकार का नाम है अभिनवगुप्त और छठे टीकाकार हैं कीर्तिधर। इस प्रकार से मुख्य 6 टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। अब हम छठे अध्याय के अध्ययन करेंगे। छठा अध्याय प्रारंभ होता है, उसका प्रथम कारिका है पूर्वरंग विधिं श्रुत्वा पुनर्राहुर्महत्तमा भरतं मुनयः सर्वे प्रश्नान् पंचाभिदस्वनः। प्रसंग, ये कारिका क्यों लिखी गई, प्रसंग क्या है यहाँ पर? ये प्रस्तुत कारिका में नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि से जिज्ञासु मुनि प्रश्न कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। पूर्वरंग विधिं श्रुत्वा सर्वे महत्तमा मुनयः नः भरतं पुनः पंच प्रश्नान् अभिधस्व आहुः। अर्थात पूर्व रंग के विधान को सुनकर सब महत्तम मुनि श्रेष्ठ भरत मुनि से 5 प्रश्नों का उत्तर पूछने लगे। क्या सुन करके? पूर्व रंग के विधान को सुन के। पूर्व रंग का क्या मतलब है कि नाटक के प्रयोग के पूर्व जो जो क्रियाएं की जाती है वे पूर्व रंग कहलाती है। ये पूर्व रंग की विधि 5वां अध्याय है।
तो नाट्यशास्त्र के पंचम अध्याय में भरत मुनि ने जो भी उपस्थित जिज्ञासु मुनि थे उनको पूर्व रंग की विधि का विस्तृत उपदेश प्रदान किया। तब भरत मुनि द्वारा जो पूर्व रंग की विधि को सुनकर उपस्थित महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अतः वे महर्षि पुनः भरत मुनि के पास हाथ जोड़ करके बोले। क्या बोले? हे तपः पूत भरत मुनि, कृपया अब आप हमारे द्वारा प्रथम अध्याय में पूछे गए नाट्यवेद विषयक 5 प्रश्नों का समाधान कीजिए। तो प्रथम अध्याय में जिज्ञासी ऋषियों ने भरत मुनि से नाट्यवेद संबंधी 5 प्रश्न पूछे थे। कौन से थे 5 प्रश्न? क्या थे? पहला प्रश्न था नाट्यवेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। दूसरा प्रश्न था इसका प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ है। तीसरा प्रश्न था इसके कितने अंग हैं। चौथा प्रश्न था इसके आकार, अभिनय आदि का क्या प्रमाण है। और 5वां प्रश्न था इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पूर्व रंग की विधि को सुनकर अब उन्होंने वापस कहा कि हमने जो प्रथम अध्याय में आपसे प्रश्न पूछे थे, इन 5 प्रश्नों का उत्तर भरत मुनि से कहा कि आप हमें उत्तर दीजिए। अब अगली कारिका है आपकी, ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्यविचक्षणे रसत्वं केन वे तेषामेदाख्यातुर्महर्षि। भरत मुनि से जिज्ञासु मुनि रस विषयक प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नाट्यशास्त्र के विद्वान लोग नाट्य में जिनको रस कहते हैं उसमें रसत्व किस प्रकार होता है, आप इसका समाधान करने के योग्य हैं। आप हमें बताइए कि रसत्व किस प्रकार होता है। तो जब भरत मुनि से जिज्ञासु मुनि प्रश्न कर रहे थे कि हे परम ऋषि, नाट्यशास्त्र के विद्वान लोग नाटक में जिस तत्व को रस कहते हैं उसमें रसत्व कैसे होता है, कृपया आप हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। तात्पर्य है कि विधाता की सृष्टि में तो 6 रस होते हैं। कौन से 6 रस? मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण, तिक्त, ये 6 रस होते हैं जो हम जिह्वा से जिसका आस्वादन करते हैं और हमको रसत्व की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम आम खाते हैं मधुर, कोई करेला खाते हैं तो कटु। इस प्रकार से हमको अलग अलग रसों की हमारे जिह्वा के माध्यम से रसत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जिज्ञासु मुनि पूछ रहे हैं कि नाट्यशास्त्र में जो ये रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये जो रसों का वर्णन किया गया है, तो आप बताइए कि कोई प्रमाता श्रृंगार आदि रसों का आस्वादन किस विधि से करता है जिससे उसे रसत्व की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ये श्रृंगार आदि रस जो है रसना द्वारा गाये तो नहीं होते, जीभ से तो हम उसका स्वाद ले नहीं सकते। तो श्रृंगार आदि से रसत्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? जिज्ञासु मुनि लोग कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? भरत मुनि से। इस प्रश्न का वो समाधान पूछ रहे हैं। अब अगली कारिका देखेंगे। भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः किं वा ते भावन्त्यंपि संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं चैव तत्त्वतः। प्रसंग, इस कारिका में भावों के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। अन्वय देखेंगे आप। कथम चैव भावा प्रोक्ता, यानी कि भावों का कथन कैसे किया गया। ते अपि किं वा भावयन्ति, और वे भाव किस प्रकार भावित होते हैं। संग्रह कारिका निरुक्ताम तत्वतः चैव, और संग्रह, कारिका, निरुक्त, ये सब क्या है, किसे कहते हैं, ये पूछ रहे हैं? ऋषि मुनि जो हैं वो भरत मुनि से
पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम जिज्ञासु शिष्यों को बताइए कि नाट्यवेद में भावों का कथन किस प्रकार किया गया है, अर्थात भाव किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, साथ ही ये भाव किसको भावित करते हैं यह भी आप स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, नाट्यवेद में संग्रह, कारिका, निरुक्त किसे कहते हैं, हमारे इस प्रश्न का भी समाधान कीजिए, क्योंकि संग्रह, कारिका, निरुक्त द्वारा ही भावों की सिद्धि होती है। तो अब भाव क्या है? भाव किसे कहते हैं कि जो नट और नटी, जो नाटक के पात्र होते हैं, वो वाणी, अंग, मुख, प्रसाधन और सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के अव्यक्त भावों को भावित करते हैं, और वो जो व्यापार करते हैं, मतलब अपना जो अभिनय करते हैं, वो भाव कहलाता है। संग्रह, उद्देश्य को संग्रह कहते हैं। उद्देश्य मतलब नाटक का नामोल्लेख, जो नाम देते हैं, संक्षिप्तीकरण कि किस नाटक का क्या नाम है, उसका नाम दे दिया, पूरा नाटक उसमें समाहित हो गया, वो क्या है, संक्षिप्तीकरण। उद्देश्य, नामोल्लेख, वो है संग्रह। दूसरा है कारिका, लक्षण को कारिका कहते हैं कि नाटक का लक्षण क्या है, वही है कारिका। निरुक्त, परीक्षा को निरुक्त कहते हैं। नाटक की परीक्षा क्या है, वो है निरुक्त। इस प्रकार से उद्देश्य यानी कि संग्रह, लक्षण अर्थात कारिका और परीक्षा अर्थात निरुक्त, इन तीनों के द्वारा ही किसी ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। धन्यवाद।